एवरीवन वेलकम। आप देख रहे हैं आईपीओ कॉर्नर और आज हम बात करेंगे व्रज आयरन एंड स्टील आईपीओ की। ये आईपीओ जून 26 को खुलेगा और जून 28 को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 195 रुपीज से लेके 207 रुपीज पर शेयर रखा गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी जो है वो 171 करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखती है और इस रकम का इस्तेमाल जो है वो केपेक्स पे होगा और कुछ डेट की ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए भी किया जाएगा। अभी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में है 99.99% और आईपीओ के बाद ये शेयर होल्डिंग घट के डाइल्यूट होके 74.95% के आसपास की आ जाएगी। इस आईपीओ पे पूरे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर विजय आनंद जामवाल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, व्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड के। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर विजय एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you, ma'am, and it's a pleasure. It's always a pleasure to host you, sir. विजय जी, ये बताइए कि आप करीबन 171 करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखते हैं आईपीओ के जरिए। इस रकम का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बिकॉज आई नो यू हैव 2 प्लांट्स। अभी करंटली आपके 2 प्लांट्स जो ऑपरेशनल मोड में है। आप केपेक्स की योजना भी रखते हैं। ये पूरी जो रकम है इसका इस्तेमाल केपेक्स के लिए भी होगा या फिर आपकी डेट ऑब्लिगेशंस भी होंगे? मैम, जो ये 2 प्लांट हमारे ऑपरेट कर रहे थे, स्पॉन्ज आयरन, बिलेट्स पावर और टीएमटी बार्स के रायपुर और बिलासपुर में, इसके अंदर जो ये कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा था तो इस पे कोई टर्म डेट बचा नहीं था। इस पे टर्म डेट हमने समय रहते सब पेमेंट कर दिया। जो अभी जो डेट हमने टर्म डेट उठाया था वो इसी एक्सपेंशन के लिए उठाया था। जब ये आईपीओ का आइडिया हमने एनविसाज किया था, इसका विजन लिया था कि दैट वी शुड गो टू कैपिटल मार्केट टू टैप द कैपिटल मार्केट एंड उसके तहत हम अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहिए। तो ग्रोथ के लिए हमने अपना जो प्लांट का एक्सपेंशन का काम पिछले साल शुरू कर दिया था, जो कि काफी एक्टिवली ऑलरेडी 100 करोड़ रुपीस के आसपास हमने इन्वेस्ट भी कर दिया है हमारे स्पॉन्ज आयरन एंड पावर कैपेसिटी ऐड करने में, और बिलेट कैपेसिटी का जो हमारा है उसका काम अभी शुरू होने वाला है जल्दी। तो इसमें हमने इसके लिए जो हमने टर्म डेट उठाया था कि इंटरिम में जब तक कैपिटल मार्केट से पैसा रेज नहीं होता है तब तक हम टर्म डेट उठा ले, तो उसमें से लगभग 70 करोड़ रुपया टर्म डेट अभी इस एक्सपेंशन के लिए उठा है अगेंस्ट अ सैंक्शन लिमिट ऑफ 85 करोड़ रुपीस। जो फर्स्ट लेग का एक्सपेंशन है वो 130 से 35 करोड़ रुपया हमने बैंक को बताया था और एमएस बिलेट का हमको पोस्ट आईपीओ करना है। तो इस आईपीओ प्रोसीड से हम वो 70 करोड़ रुपीस बैंक को दे देंगे और फिर जो हमारा एक्सपेंशन है मोस्ट ऑफ द मनी विल गो टू द एक्सपेंशन एंड इफ पोस्ट एक्सपेंशन जो हमने प्रपोज किया जो पैसा बच जाएगा वो हमारे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में रहेगा। तो दिस होल मनी इज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। जी, अगर हम आपके प्रोडक्ट बिजनेस की बात करें, बिजनेस मॉडल की बात करें, आपके 4 वर्टिकल्स है विच इज स्पॉन्ज आयरन, एमएस बिलेट, पावर, टीएमटी बार्स। तो इन सभी वर्टिकल्स की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स आपको सबसे बेहतर किस में लगते हैं? विच इज अ वर्टिकल दैट यू थिंक विल बी द ग्रोथ ड्राइवर गोइंग फॉरवर्ड? मैम, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है। कभी किसी सेगमेंट में ज्यादा प्रॉफिट आएगा, कभी किसी सेगमेंट में रहेगा, लेकिन जब हम पूरे इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन में एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर रहते हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा रहता है। स्पॉन्ज आयरन जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल है स्टील बनाने के लिए। या तो हम आयरन ओर को यूज करके ब्लास्ट फर्नेस रूट से स्टील बनाएं या हम स्पॉन्ज आयरन रूट से स्टील बनाएं। स्पॉन्ज आयरन रूट का हमारा बेस्ट एडवांटेज ये है कि हम लोगों को आयरन ओर और जो कोल चाहिए वो कोल भी डोमेस्टिकली अवेलेबल है, आयरन ओर भी अवेलेबल है। तो इस रूट जिसके पास खुद का स्पॉन्ज आयरन प्लांट रहता है तो वो फाइनल एंड प्रोडक्ट तक थोड़ा वैल्यू ज्यादा क्रिएट कर सकता है। और इसके अंदर में हमने एक फोकस ये किया है कि हम एनर्जी, क्योंकि स्टील एक बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि अभी हमारी कैपेसिटी सिर्फ 5 मेगावाट के पावर प्लांट की है, जो हम बिलासपुर में एक 15 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो एनर्जी 15 मेगावाट हम जब खुद जनरेट करेंगे तो ये मैक्सिमम वेस्ट हीट रिकवरी पे बेस रहेगा, तो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन विल बी वेरी लेस। तो एनर्जी जो हमारा पावर प्लांट है ये हमारे टॉप लाइन में ऐड नहीं करेगा क्योंकि हम इसको कैप्टिव यूज कर रहे हैं, हम कोई सेल बाहर नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन के कारण हमारे एबिटा मार्जिन्स काफी इंप्रूव होंगे क्योंकि हमारे पास में लो कॉस्ट का पावर रहेगा। तो जब हम लो कॉस्ट का पावर बनाते हैं, पावर को कंज्यूम करने के लिए हमको आगे फर्नेस चाहिए, तो फर्नेस है। अभी हमने इमीडिएटली कोई फर्दर फर्नेस के आगे, बिलेट के आगे अभी हमने कुछ भी प्रपोज नहीं किया है क्योंकि हमारी अभी जितनी फंड हम जुटा रहे हैं वो वहीं तक प्रपोज था, तो उसी का हमने प्लान दिया है। फ्यूचर के प्लान्स जो हैं एज एंड व्हेन जब हमारे बनेंगे तब हम वो जरूर डिस्क्लोज करेंगे। जी, आपके फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। आपके रेवेन्यूज, आपके प्रॉफिट, आपके मार्जिन्स सस्टेनेबल रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स इफ आई सी देम करेक्टली। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी बॉयंट है, रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफी अच्छी है। सो फाइनेंशियली कंपनी लुक्स इन अ गुड स्टेट। पर जिस ग्रोथ या जिस दर से कंपनी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है,
क्या ये सस्टेनेबल रहेगा आने वाले सालों में? एंड what is that is contributing to the margins? अब ये आपने कहा कि कैप्टिव पावर है आपके पास, उससे आपके EBITDA margins पे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. So anything more that company is working on to improve the margins further? मैम मार्जिन्स सस्टेनेबल बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट मार्जिन्स बने रहें वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, आपका पावर कॉस्ट कैसा है, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसा है, और ओवरऑल आप अपने प्लांट को किस लेवल पे ऑपरेट करके और अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कितना कम रख सकते हैं, क्योंकि स्टील एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। तो यहाँ जी. डेट लेवल्स को भी जो आदमी कम रखता है उसके मार्जिन्स हमेशा ज्यादा रहते हैं। अगर मैं पर टन इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करूं तो अगर वो डेट फंडेड अगर केपेक्स करेंगे तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट काफी हाई आ जाएगा अपने जी. प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये जी. मार्जिन्स लॉन्ग रन के अंदर में बहुत कुछ डिपेंड करता है कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, लेकिन जो एक इंटीग्रेटेड सेटअप में रहता है और एक परफेक्ट लोकेशन में है, क्योंकि मैम स्टील बनाने के लिए लगभग जब मैं इंटीग्रेटेड रूट पे रहता हूँ तो 3.5 टन रॉ मटेरियल मुझे, ऑलमोस्ट 3.5 टन ऑफ रॉ मटेरियल मुझे ट्रांसपोर्ट करना है 1 टन फिनिश स्टील बनाने में। तो ये बहुत Okay. इंपॉर्टेंट है कि आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए। तो मैंने Right. बिलासपुर प्लांट को जो एक्सपैंड करने का जो अपना प्लान बनाया और जिसपे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये इसलिए है क्योंकि आई एम बिलासपुर वाला जो प्लांट है वो हमारे कोल बेरिंग बेल्ट, जो हमारा कोरबा एरिया है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कोल माइंस है, ओपन कास्ट कोल माइंस, वो वहां पर में, तो कोयले की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। एंड ओवर द लास्ट 10 ईयर्स जिस हिसाब से कोल इंडिया ने, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने नई गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत जिस तरीके से ऑपरेट किया है और वो कंटिन्यूअस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो कोल अवेलेबल काफी है। कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा वहां लगेंगी उतना अच्छा उनके लिए भी और हमारे लिए भी है, क्योंकि कोल की अवेलेबिलिटी है तो इट इज वन ऑफ माय की स्ट्रेंथ्स। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत हद तक हमारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है। गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज और ट्रांसपेरेंसी विद कंसिस्टेंसी लास्ट 10 साल में रही है, उसके कारण भी इंडस्ट्री को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जब कंसिस्टेंट रहती है तो उसके कारण स्टील का कंजम्पशन भी बढ़ा है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जो फोकस है, Right. गवर्नमेंट का हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर फोकस है, इन सब पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव पॉइंटर्स है ये आपको गाइड करते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू सी एन एक्सपैंडेड डिमांड। तो ये सब चीजें सब देखते हुए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे कर रहे हैं। तो मेरा काम है मैम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सही प्लांट कैपेसिटी बिल्ड करना, जी. सही तरीके से उसको चलाना और राइट टाइम पे मटेरियल को बेचना और पैसे को रियलाइज करना। प्रॉफिट्स कम और ज्यादा इस पे कमेंट करना उचित नहीं होगा, ये तो परफॉर्मेंस फ्यूचर की बताएगी। जी. आपका जो मेजर फोकस रहा है वो सेंट्रल इंडिया पे ही रहा है, बिकॉज यू आर मेजरली देयर. आप अपने मार्केट्स के बारे में बताइए. हाउ यू नो how are your markets growing, despite of the fact that you are centrally located and you're catering to the north, east and west markets? मैम वेस्टर्न मार्केट में जरूर हम लोग, वेस्टर्न मार्केट के अंदर में महाराष्ट्र इज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट्स। जालना इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर आवर स्पॉन्ज आयरन। एंड जालना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक हब है, वहां पर में भी सेकेंडरी स्टील टीएमटी का बहुत प्रोडक्शन है, बट जालना इज नॉट अ हब फॉर स्पॉन्ज आयरन। तो हमारा स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्ट जालना के अंदर बहुत अच्छा एक मार्केट स्टैब्लिश है। जालना ऑफ लेट बिलेट्स भी काफी लेने लग चुका है, क्योंकि वहां पर में लोगों ने अपनी रोलिंग मिल कैपेसिटीज भी बढ़ाई है। तो हमारे जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो जालना चले जाते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर में हमारा विदर्भ बेल्ट है, हमारा एमपी है, बिकॉज छत्तीसगढ़ एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ एज अ स्टेट इटसेल्फ इज अ ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन एनी अदर स्टेट। एक नया स्टेट है, एक युवा स्टेट है, एक कंसिस्टेंट गवर्नमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं। तो स्टेट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो स्टेट के स्टील कंजम्पशंस भी बढ़ रहे हैं। एंड रूरल इकोनॉमी इन छत्तीसगढ़ इज डूइंग एक्सेलेंट। मध्य प्रदेश हैज बीन ग्रोइंग एक्सेलेंट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकल करके आया, तो हमारे बिलासपुर यूनिट से मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स बहुत नजदीक में है। तो वी सी अ पोटेंशियल मार्केट फॉर आवर फ्यूचर स्टील प्रोडक्ट्स इन मध्य प्रदेश। देन आई सी अ फ्यूचर मार्केट आंध्र प्रदेश ग्रोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आंध्र प्रदेश आने वाले 5 सालों में मुझे लगता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेगा, और इस ग्रोथ को टैप करने के लिए छत्तीसगढ़ इज राइटली सिचुएटेड, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर लोकली स्टील प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर में आंध्र प्रदेश में एक सरकारी आरआईएनएल है और उसके अलावा कुछ ही स्टील कंपनीज हैं। तो वहां से जब इंक्रीमेंटल डिमांड आएगी तो छत्तीसगढ़ विल बी राइटली पोजीशन टू केटर टू आंध्र प्रदेश। उसके पीछे भी रीजन है कि एक अभी बहुत जबरदस्त हाईवे का निर्माण हो रहा है जो रायपुर से वाइजैक को जोड़ेगा, जिससे कि ट्रैवल टाइम काफी कम होगा और डिस्टेंस भी कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा, रोड्स अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक कॉस्ट भी घटेंगे।
तो ये सब मुझे ये फील होता है कि आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर में इन सब पॉजिटिव पॉइंटर्स के ऊपर में हमारे पास नए डिमांड के मार्केट्स भी बनेंगे। और डिमांड सिनेरियो इस समय कैसा है विजय जी? क्योंकि एज फार एज द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, ऑल द कंपनीज आर डूइंग वेल। मैम, स्टॉक मार्केट्स का जहां तक सवाल है, देखिए स्टॉक मार्केट तो हर कंपनी की अपनी री रेटिंग अपने हिसाब से करता है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कमेंट कर पाऊंगा। बट ये जरूर है कि स्टील एक ऐसा सेक्टर है जो रियल एसेट बैक्ड स्ट्रक्चर सेक्टर है। इसके अंदर में हमारे पास जो कंपनी की वर्थ होती है ना, उसके पीछे हमारे पास एसेट भी होता है। हमारा कागजों में नहीं होती कंपनी, हमारे पास रियल एसेट्स होते हैं, रियल मैन पावर होता है, एंड स्टील इज नीडेड टू बिल्ड एनी नेशन। आज किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना स्टील के नहीं बन सकता, बिना सीमेंट के नहीं बन सकता। तो मैं ये मानता हूं कि देयर इज इनफ स्कोप फॉर ऑल द स्टील कंपनीज टू ग्रो इन द कंट्री, बिकॉज कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, कंट्रीज स्टील डिमांड इज ग्रोइंग एट अ 10 to 12% पेस, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक विजन रखा है 2030 तक 300 मिलियन टन के स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट करना, जिसमें लगभग 250 मिलियन टन की स्टील डिमांड बनेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, ताकि क्योंकि कोई भी प्लांट 100% प्रोडक्शन में नहीं चलता है, वो हम एक रेटिंग करते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी की, फिर वो 85-90% में यूजुअली ऑपरेट करती है। तो अगर 250 मिलियन टन स्टील की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द करंट लेवल्स ऑफ 135 मिलियन टन, मतलब 100 मिलियन टन एडिशनल स्टील कैपेसिटी इंडिया में क्रिएट करनी पड़ेगी। और हम तो बहुत एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहे हैं, और हमारे लिए इनफ हेडरूम आगे भी है। जी जी, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड विजय जी, बिकॉज स्केल जो है वो इंडिया को चाहिए, जिसपे हम लैग कर रहे हैं, एंड कंपनीज लाइक यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इस मार्केट को बढ़ाने के लिए। आप प्राइस का सिनेरियो कैसा देखते हैं? बिकॉज मेटल प्राइसेस हैव बीन ऑन राइज, स्टील प्राइसेस हैव बीन ऑन राइज लेटली आल्सो। तो प्राइस सिनेरियो में आपको लगता है कि अभी कमोडिटी के दाम उतने बड़े नहीं है, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट इज आल्सो नॉट दैट हाई, तो प्राइस बढ़ने की आशंका है आने वाले समय में? मैम, प्राइस बढ़ना या घटना तो देखिए ये सब डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता है, बट एज अ कॉमन मैन, if I answer this question not as an industrialist but as a common man, I always want that the steel prices ऐसे लेवल्स पे रहने चाहिए जो कभी कॉमन मैन को भी हर्ट नहीं करे, इंडस्ट्री को भी उसमें एक मार्जिन बना रहे, और गवर्नमेंट को भी हर्ट नहीं करे, क्योंकि आज गवर्नमेंट सबसे बड़ा कंज्यूमर है स्टील का। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पैसे से ही इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट वेरी हाई स्टील प्राइसेस कैनॉट बी मेड। तो इसलिए स्टील प्राइसेस जो लेवल्स पे चल रहे हैं, ये लेवल्स पे इंडस्ट्री भी मार्जिन बना रही है। कभी थोड़ा मार्जिन कम या ज्यादा, थोड़े रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, मार्जिन कम या ज्यादा हो सकता है, बट सस्टेनेबल वही रहेगा जो हर तीन स्टेक होल्डर्स है। जब तीनों स्टेक होल्डर्स एक विन विन सिचुएशन में रहेंगे, तो आई फील कंफर्टेबल एट द करंट स्टील प्राइसेस। थोड़े मॉनसून के अंदर में थोड़े प्राइसेस कभी कम हो जाते हैं, फिर पोस्ट सीजनल, फिर जब थर्ड क्वार्टर पे आता है, फोर्थ क्वार्टर पे आता है, तो यूजुअली भी हमने देखा है लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड कि स्टील प्राइसेस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि मॉनसून के बाद में डिमांड फिर से बढ़ती है। तो ये सब प्लस माइनस 5-7% चलता रहता है। इट डजंट इम्पैक्ट अ लॉट इन द ओवरऑल एनुअलाइज्ड बेसिस। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग आईपीओ। Thank you, ma'am, and thank you, everyone.